रामू, जुम्मन और मनोज की मौत के कुछ दिनों बाद टूरिस्ट से भरी एक बस हिमाचल प्रदेश के ऊना नामक स्थान से करीब 20 किलोमीटर दूर किसी पहाड़ी के चक्कर लगा रही थी। तो भाई और बहनों, हमीरपुर आने में अभी 80 किलोमीटर और है। हमने अभी अभी खेंदा गांव क्रॉस किया है। कुछ ही देर में हम लोग एक ढाबे पे गाड़ी रोकेंगे। गाड़ी रोको। बस के पीछे से आवाज आई। भाई जी, ढाबे पे ही रुकेगी गाड़ी अब तो। उस युवक ने एक सरसरी निगाह से गाइड की तरफ देखा। गाड़ी नहीं रुकेगी। वो लंबा सा हष्ट पुष्ट युवक गाइड के करीब आया। रुकेगी ना साहब? ए कल्लू, गाड़ी रोक। बहुत अच्छे। वो युवक किसी तेज हवा के झोंके की तरह बस से उतर गया। बस भी तुरंत चल पड़ी। अब उस सड़क पर वो अकेले खड़ा था। सामने खेंदा गांव के अंदर जाने का रास्ता था। अंगद रिपोर्टिंग। मैं डेस्टिनेशन तक पहुंच गया हूं। आज एनोमली नंबर 263 के बारे में जितना हो सके उतना जानने की कोशिश करूंगा। डाटा कलेक्ट करने के बाद उसे पकड़ने की स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। जैसे ही मैं उसके बारे में कुछ ठोस पता कर लूं, अपनी टीम को रिपोर्ट करूंगा। और हाँ, जब तक मैं खुद ना रिपोर्ट करूं, प्लीज मुझे कांटेक्ट मत कीजिएगा। मैं किसी को भी शक करने का कोई मौका नहीं देना चाहता हूं। तभी वहां एक ट्रक आकर रुका। ओ बादशाह हो, कितने जाना है तुझसे? बस गांव के अंदर तक जाना है। छोड़ देंगे क्या? ओ जी, बिल्कुल छोड़ देंगे। आओ बगल में बैठो, आप आओ। बहुत धन्यवाद आपका। मुझे तो लग रहा था इस सुनसान सड़क पे कोई सवारी मिलेगी ही नहीं। कोई गल नहीं जी, अब तो हम आ गए। वैसे आप शहरी आदमी लग रहे हो। आपको इस गांव में क्या काम है? मेरी फैमिली के कुछ लोगों ने यहाँ बहुत पहले जमीन ली थी। बस उसी का हालचाल जानने आया हूँ। लोग अलग अलग जगह जमीन खरीदते हैं, लेकिन खेंदा में भला कोई क्यों जमीन लेना चाहेगा? ये मेरे पुरखों की जमीन है। काफी समय पहले मेरे पुरखों ने गांव छोड़ दिया था। मुझे भी हाल ही में पता चला कि हमारी यहाँ जमीन भी है, तो सोचा कि सही कीमत पे बेच दूं। सच बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ जमीन बेच पाओगे। आपको कोई खरीदार नहीं मिलने वाला यहाँ पे। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आपने यहाँ के उस फसल देवता की कहानी नहीं सुनी क्या? फसल का देवता? ये भला क्या भला है? खेंदा गांव की है सालों साल पहले से चली आ रही परंपरा है साहब। गांव के हर परिवार को हर दिन अपने फसल का एक हिस्सा फसल के देवता के लिए जंगल के बाहर रखना पड़ता है। अगर किसी परिवार की तरफ से फसल का एक हिस्सा घर के बाहर नहीं रखा गया ना, तो फसल के देवता नाराज हो जाते हैं और उनका प्रकोप पूरे गांव को झेलना पड़ता है। ये क्या दकियानुसी बातें हैं? या आप भी इसे मानते हैं? पिछले साल तक नहीं मानता था, लेकिन फिर कुछ ऐसी घटना घटी कि मानना ही पड़ा। ऐसा भला क्या हो गया? गांव के एक आदमी ने पिछले साल फसल देने के लिए कुछ आनाकानी की थी। अगले दिन उस आदमी समेत 2 और लाशें गांव के सीमा पे मिली। मैं गांव की दुकानों पर माल डिलीवरी करने अक्सर यहाँ आता रहता हूँ। मेरी पहचान लगभग गांव के सभी लोगों से है। मुझे जब इस बारे में पता चला तो मैं भी हैरान हो गया था। उनकी हालत देखकर कोई भी समझ जाता कि वो इंसान का काम नहीं था। कोई इंसान लाशों की इस तरह चीरफाड़ नहीं कर सकता। पुलिस को भी थक हार कर केस क्लोज ही करना पड़ गया, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह का सुराग ही नहीं मिला। सब बकवास है। जरूर उन तीनों की किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी रही होगी। इस गांव में पक्का कोई बदमाश है जो लोगों को मार रहा है, और पुलिस किसी को ना पकड़ने की वजह से पूरा इल्जाम इस काल्पनिक फसल देवता पर डाल रही है। आप जो भी समझे। खैर, ये लो जी, बातों बातों में गांव भी आ गया। ठीक है सरदार जी, आपका वो फसल का देवता मुझे मिला तो मैं उसे हेलो कह दूंगा। फिलहाल मैं चलता हूँ। हाँ, खुशकिस्मत रहे तो आपको कभी उसकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि उससे आज तक जिसका भी पाला पड़ा है वो कभी जिंदा लौटकर वापस नहीं आया है। खैर, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं। शुक्रिया सरदार जी। अंगद ने उस ट्रक ड्राइवर के जाने के बाद फिर से अपना फोन निकाला और नंबर डायल किया।
हेलो अन्नपूर्णा मैडम, एनोमली 263 के बारे में बहुत सारी नई जानकारी हाथ आई है। जी, मैं सेटल होकर आपको साथ कनेक्ट करता हूँ। सरदार जी ने अरविंद अग्रवाल की दुकान पर फर्नीचर का सामान पहुंचा दिया था। तभी उन्होंने अंगद के बारे में अरविंद को बताया। पुरखों की जमीन, जहां तक मुझे पता है, गांव में खेतीबाड़ी करने लायक जितनी भी जमीन है, सभी यही के लोगों की है। पता नहीं, देखने से तो भला ही लग रहा था। तभी सामने के ढाबे पर सरदार जी ने किसी को देखा। वो ढाबे पर बैठकर जो खा रहा है वो रामू का भाई बिरजू ही है ना? हाँ, इसके भाई रामू की वजह से पूरा गांव पिछले साल मरते मरते बचा था। गनीमत है कि फसल के देवता ने बस 3 ही जाने ली, वरना पता नहीं कैसा प्रलय आता गांव में। उस घटना के बाद इसका पूरा परिवार गांव छोड़ के चला गया था। पता नहीं इस बार कौन सी आफत लेकर आएंगे ये लोग, भगवान ही बचाए। खैर, मैं दुकान के अंदर जा रहा हूं, थोड़ी देर रुके रहो। अपने बेटे को तुम्हारी मदद के लिए भेजता हूं। फर्नीचर रखने के बाद तुम अपने पैसे लेकर यहां से जा सकते हो। गौरव, शानू, जल्दी से नीचे आओ। उसके इतना कहते ही तो पहलवान छाप युवक कुर्ता पजामा पहने हुए ऊपर से तुरंत नीचे आ गए। जी पिताजी। क्या तुम दोनों में से किसी को यह भी पता था कि बिरजू गांव में वापस आ रहा है? गौरव और शानू एक दूसरे की तरफ देखने लगे। यह अब क्या कह रहे हैं पिताजी? बिरजू और उसकी माँ तो पिछले साल ही गांव छोड़कर चले गए थे, जब गांव में सबने उनका बहिष्कार कर दिया था। अबे बाहर निकल कर देख, वो लड़का सामने वाले ढाबे पर बैठकर आराम से चाय पी रहा है और तुम लोगों को कोई खबर ही नहीं है। इसकी इतनी हिम्मत! इस बार तो उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अभी अपने गुस्से पे काबू रखो। जाकर बाहर करतार सिंह के ट्रक से सामान निकालो। कुछ दिन इस बिरजू पर कड़ी नजर रखनी होगी। पता करना होगा कि इसका फिर से गांव वापस आने का क्या मकसद है। उसके बाद हम इसको सबक सिखाएंगे। पहले अंगद और अब बिरजू। कौन है ये लोग? किस मकसद से आए हैं? जानने के लिए जरूर देखिए अगला एपिसोड। कहानी जारी रहेगी। एपिसोड पसंद आया तो जरूर करें लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब।